हमारे अदारे की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान का सारगम का पहला हाइब्रिड जो इस अदारे ने दिया, फ़ख्र पंजाब उसका नाम है। ये देसी वैरायटियों का जो पोटेंशियल है 40 से 50 मन तक है, और इसके साथ जो हाइब्रिड हमारे हैं, हाइब्रिड जो है वो 50 से 60 मन उसका पोटेंशियल है। जैसे ये हाइब्रिड लगे हुए आप देख रहे हैं, ये नहायत कम खर्च फसल है। इसमें एक बोरी डीएपी का खर्चा है 10 से 12 हज़ार रुपये का। इसको प्रॉपर तरीके से पाला जाए तो ये गंदम के मुकाबले में आ जाती है। ये 1.25 लाख से 1.5 लाख पर एकड़ जो है ना, वो आपको प्रॉफिट देती है, जिसमें से आपका 20 से 25 हज़ार सिर्फ इस पर खर्चा है। किचन फार्मेसी में हमारे किचन में ज्वार लाजमी होना चाहिए। जैसे गंदम का आटा हम हर किचन में मौजूद है, इस तरह ज्वार का आटा भी हर किचन में मौजूद होना चाहिए। नाजरीन, सोरगम यानी ज्वार जो है इंतहाई सख्त जान और बहुत ही कम पानी पर पलने वाली क्रॉप है। पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख एकड़ पर ज्वार काश्त की जाती है। हमारे किसान जो है ज्वार का इस्तेमाल सिर्फ अपने चारे के लिए या इसको साइलेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दुनिया में देखें तो इसके बेशुमार वैल्यू एडिशन मसनूआत, इसकी बिस्किट्स, इसके बेशुमार बेवरेजेस और इसके बहुत सी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम देखेंगे कि ज्वार को अगर हम इसको ग्रेन में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी कौन कौन सी वैल्यू एडिशन मसनूआत बनाई जा सकती हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम आपको बताएंगे। आज हम मौजूद हैं इस काम के लिए यूसुफ वाला में। ये है ज़री तहकीकाती इदारा बराए मकई एंड ज्वार। यहाँ पर हम डिफरेंट एक्सपर्ट से बात करेंगे और देखते हैं इनकी कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। आइए मेरे साथ। अभी हम मौजूद हैं मेज़ एंड मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यूसुफ वाला, जो कि साहिवाल में है। ये उनका रिसर्च फार्म है और मेरे साथ मौजूद हैं इनके डायरेक्टर मोहम्मद सईद साहब, जो यहाँ के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि ये जो आपका अदारा है, ये कब से सोरगम्स के ऊपर काम कर रहा है, इसके क्या अचीवमेंट्स क्या हैं इस अदारे? ये हमारा अदारा जो है ये बेसिकली मेज़ एंड मिलेट यानी मक्की, ज्वार, बाजरे का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे मक्की पे भी रिसर्च हो रही है और सारगम पे भी हम काम कर रहे हैं, और इसी तरह हम मिलेट यानी बाजरे के ऊपर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और चूंकि आज प्रोग्राम हमारा सारगम का है, और तो सारगम की हमारे अदारे ने जो है 3 हमारी देसी अक़साम इस अदारे ने रिलीज़ की हैं और 3 हाइब्रिड इस अदारे ने दिए हैं। देसी अक़साम में हमारी YSS 98 है, जो छोटे कद की वैरायटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, हाई यील्डर है। और इसके बाद हमने आगे जो एक वैरायटी लेके आए YS 16, जो मीठी ज्वार है, और उसकी ब्रिक्स जो है 11 से 12% है, और जो 9 से 10 फुट उसकी हाइट है, और उसके हम सिट्टे काटने के बाद भी उसकी इतनी स्वीट है कि भी वो भी हमारे जो है ओपन ऑक्शन के अंदर, हमारे अदारे की ओपन ऑक्शन के अंदर जो है 50 से 55 हज़ार तक के फी एकड़ के वो जो है वो टंडे भी सेल हो जाते हैं। और इसके साथ जो है हमारी दूसरी वैरायटी जो है अभी जो लेटेस्ट अप्रूव हुई है YS 18, वो मीडियम हाइट की वैरायटी है और हाई यील्डर है, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन है। इसके साथ जो हमारे अदारे की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान का सारगम का पहला हाइब्रिड जो इस अदारे ने दिया, फ़ख्र पंजाब उसका नाम है। उसके बाद हमने एक और हाइब्रिड दिया है दिलबर 2021, और उसके साथ अभी लेटेस्ट हमारा हाइब्रिड जो वैक्स से अप्रूव हो गया, सीड काउंसिल में उसका केस सबमिट है, अनकरीब उसकी जो है मीटिंग होने वाली है, सही 2023। ये हमारी ज्वार है, तो इसको किस तरह की मट्टी, किस तरह की आबोहवा किस तरह की चाहिए होती है? अगर तो आपने चारा बनाना है तो आप थ्रू आउट ईयर लगा सकते हैं, इसमें कोई टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन हमारा जो मैंडेट है ग्रेन का है। हमारी जितनी देसी वैरायटियां हैं या हमारे हाइब्रिड हैं, ये ग्रेन के लिए भी हैं और फाडर के लिए भी, लेकिन ग्रेन के लिए हम चाहते हैं कि 1 जुलाई से लेकर 15-20 जुलाई तक जो ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग है, अगर इस वक्त में आप लगाएंगे तो आप मैक्सिमम जो है इसका ग्रेन जो है इसकी यील्ड ले सकते हैं। तो सही साहब, पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके आप समझते हैं इसके लिए बेहतरीन है इसको ग्रो करने के लिए? डेरा गाजी खां में भी, इधर मुल्तान साइड में, यहाँ पे भी, साहिवाल में भी लोग लगा रहे हैं चारे के लिए भी, ग्रेन भी। लेकिन जो पोठोहार के इलाके, जिन इलाकों में पानी की कमी है, ये जेलम है, पिंडी है, अटक है, ये गुजरात है, इन इलाकों में इसकी पैदावार जो है बहुत कामयाबी से जिम्मेदार जो है वो बहुत अच्छी पैदावार इसकी ले। बिल्कुल ठीक है। फी एकड़ कितना बीज की रेशो क्या होती है और कौन कौन सी वैरायटियां आप रिकमेंड करते हैं इनको? हाँ, जिम्मेदारों के लिए ये है कि भी अगर तो उन्होंने चारे के लिए लगाना है, फिर तो हम तकरीबन जिम्मेदार 25 किलो भी डाल लेते हैं, 40 kg भी डाल। लेकिन अगर ग्रेन के लिए लगाना है
तो ग्रेन के लिए हम जो रिकमेंड करते हैं इसका सीड जो है ना वो 5 से 6 किलो भी लग जाता है। ड्रिल के साथ हमने इस साल जो है 10 केजी के साथ ड्रिल किए, लेकिन प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, फिर उसकी थिनिंग करनी पड़ती है, कुछ प्लांट अप्रूव करने पड़ते हैं। हमारे अदारे की जो अप्रूव्ड सीड काउंसिल की वैरायटियाँ हैं हमारे से हम जिम्मेदारों को भी देते हैं। ज़्यादा हमारा मसला ये हम परिबेशक सीड सेक्रेटरी साहब की तरफ से हमें और डीजी साहब की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन है, हदायत हैं कि आप परिबेशक सीड तैयार करें, और वो कंपनीज जो बेसिक सीड के ऊपर क्वालिफाई हुई हैं वो हमसे परिबेसिक सीड लेके जाती हैं, और परिबेसिक से वो बेसिक सीड बना के वो जिम्मेदारों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वैरायटी जो हमारे पास YSS 98 है, ये बड़ी हाई यील्डर शॉर्ट ड्यूरेशन है, और इसके बाद जो है YS 16 है, ये टाल वैरायटी है और इसकी बड़ी मीठी ज्वार है। इसके साथ हमारी एक मीडियम YS 18 जो अभी लेटेस्ट पिछले साल अप्रूव हुई है। ये 3 हमारी वैरायटियां हैं। इन तीनों का हम सीड जो है ये देसी वैरायटियां हैं। हम जिम्मेदारों को ये भी एडवाइस करते हैं कि हर साल सीड हमसे ना लें, एक साल सीड ले जाएं, उसमें से अच्छे सिट्टे सिलेक्ट करके रख लें अगले साल के लिए, ताकि आपका जो रेवेन्यू है, जो आपकी इकोनॉमिक्स है, वो अंडर कंट्रोल है। महंगा सीड ना लें, देसी वैरायटियों का सीड 2-3 साल आप इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल ठीक है। जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज़ हैं या आपकी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, इसमें प्रोडक्शन का कितना फ़र्क है दोनों में? प्रोडक्शन में ये है कि हमारा जो ये देसी वैरायटियों का जो पोटेंशियल है 40 से 50 मन तक है। हमारे ये जलंधर सीड कॉर्पोरेशन वाले लेके जाते रहे, और बहुत सारी कंपनियों उन्होंने 50 मन 55 मन तक भी हमारी ये YS 16 जो है इसकी यील्ड ली है। 35-40 मन तो हम भी यहाँ पे नॉर्मल सीजन में ले लेते हैं, लेकिन पोटेंशियल इनका जो है वो 45 से 50 मन तक है। और इसके साथ जो हाइब्रिड हमारे हैं, हाइब्रिड जो है वो 50 से 60 मन उनका पोटेंशियल है। जैसे ये हाइब्रिड लगे हुए आप देख रहे हैं, और लेकिन जो नॉर्मल जो एवरेज यील्ड है वो 20 से 25 मन तक जो है एवरेज यील्ड इसकी। पानी कब कितना देना चाहिए उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट भी बता दें। पानी और खाद की इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी चूँकि हमारा सीज़न इतना हार्श है कि उसके बावजूद भी हमें इसको 6 से 7 पानी जो है इरिगेशन इसको देनी पड़ती है। लेकिन ये है अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी आ जाए तो ये चूँकि ड्राई एरिया की फसल है तो कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फी एकड़ पैदावार कितनी है, उससे हमारा किसान कितने पैसे कमा सकता है हमारा? इसमें यह है कि भी जिम्मेदार 2 तरह से, एक तो है कि इसको फाडर बना के सेल करे। फाडर 12-13 हज़ार की कनाल यानी सेल होती है, तो कम से कम 1 लाख रुपया उससे आसानी से उसके वो चारा जो सेल हो जाता है। लेकिन अगर वो ग्रेन बना के बेचता है तो अगर 30 मन भी कम मिनिमम यील्ड आती है तो तकरीबन 1,20,000 के वो ग्रेन हो जाएंगे, और 40-50 हज़ार के जो है वो अपने जानवर हैं तो उनको यूज़ कर सकता है। अगर वो कड़वी ऑक्शन करे सेल हो 40-50 हज़ार यानी 1.5 लाख रुपया तकरीबन उधर ग्रेन के लिए, और अगर फाडर करता तो 1 लाख रुपए की उसको इनकम हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। सही साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत मुफीद मालूमात आपने किसानों को दी, आपका बेहद शुक्रिया। मेरे साथ अभी मौजूद हैं मियां मोहम्मद कासम साहब, जो कि जवार जो है इसको काश्त करते हैं। इनसे बात करते हैं, इसको बतौर चारा लगाते हैं तो कितना पैसा कमाते हैं, और इसका अगर ग्रेन बनाते हैं तब कितना पैसा कमाते हैं। थैंक यू वेरी मच कासम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मियां कासम साहब, ये बताइए कि आप कितना ज्वार लगाते हैं और इसका पर्पज़ क्या होता है, आपका लगाने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मियां मोहम्मद कासिम, 49 रियार तहसीलदार वाला से। मैं तकरीबन हर साल 5 से 6 एकड़ ज्वार काश्त करता हूँ बतौर चारा अपने जानवरों के लिए, और इसको हम बतौर चारा अपने जानवरों को यूज़ करते हैं। 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है और उससे कितना प्रॉफिट आप गेन करते हैं? बतौर चारा आप ज्वार को काश्त करते हैं तो इसको 1 एकड़ को काश्त करने में तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये अखराजात आते हैं, और जब आपकी ज्वार तैयार हो जाती है तब अगर आप वो बतौर चारा ही सेल करना चाहें तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये की 1 कनाल सेल होती है। इस लिहाज से ये तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये का 1 एकड़ हो जाता है अगर आप बतौर चारा तैयार करके इसको सेल करें तो अगर इसका ग्रेन करें तो फिर कितने में इसको जो है ना कितने पैसे इसमें आते हैं? अगर इसको ग्रेन करें तो इसकी एक तो ड्यूरेशन बढ़ जाती है थोड़ी सी, ये तकरीबन 100 दिन ले जाती है टोटल तैयार होने में। उसमें यह है कि आप इससे 15 से 20 मन जो सीड की पैदावार ले सकते हैं, और उसके अलावा ये है कि इसकी जो पीछे बाकियात बचती हैं उनको हे कहते हैं, वो सूख जाती हैं। वो सर्दियों में जानवरों के लिए बतौर चारे में वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो भी 40 से 50 हज़ार एकड़ की वो भी सेल हो जाती है, और 15 से 20 मन की जो पैदावार है
इसकी सीड की वो भी आ जाती है, जिसका इस टाइम मंडी में 6 से 7 हज़ार रुपये के अंदर रेट है। तो इस लिहाज से ये तकरीबन को 1.5 लाख रुपए का एकड़ हो जाता है अगर आप इसको 100 दिन दें और प्रॉपर इसकी केयर करके क्रॉप को तैयार करें। समझा जाता है कि जो ज्वार है ये बड़ी सख्त फसल है, इंतहाई गर्मी को बर्दाश्त कर लेती है, कम पानी को भी बर्दाश्त कर लेती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से, आप किसान को क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, ज्वार के ये नहायत कम खर्च फसल है। इसमें एक बोरी DAP का खर्चा है 10 से 12 हज़ार रुपये का। 3 से 4 हज़ार इसकी जो है वो ज़मीन की तैयारी में अखराजात आते हैं और इसको तकरीबन 3 पानी लगते हैं और 2 स्प्रे होते हैं और ये फसल तैयार हो जाती है। अगर ये बतौर किसान एक तो चारे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, अगर ये मुनाफे की गर्ज से अगर काश्त की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से पाला जाए तो ये गंदम के मुकाबले में आ जाती है। ये 1.25 लाख से 1.5 लाख पर एकड़ जो है ना वो आपको प्रॉफिट देती है, जिसमें से आपका 20 से 25 हज़ार सिर्फ इस पर खर्चा है। तो ज़मींदारों को चाहिए कि आप वो इस फसल पे भी आएँ और इसको काश्त करें, इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कासिम साहब ये बताइए कि हमारे किसान जो हैं इससे फी एकड़ पैदावार तो वो ले ही रहे हैं इसकी जो भी है, लेकिन इससे वो पैसे ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं? देखें, इसमें जो हमारे फोर फादर्स थे वो ज्वार का आटा खाया करते थे और ये जो ज्वार का आटा है ये ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें काफ़ी सारी तवानाई होती है गंदम से भी ज़्यादा। तो हर ज़मींदार को चाहिए कि वो लोकली अपने फार्म पे एक चक्की लगा के इसको एक अपना ब्रांड बना के इसको आटा बना के ब्लेंडिंग करके मार्केट में सेल करें, जिससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। और हम इस पर वर्किंग भी कर रहे हैं अपने तौर पे कि हम इंशाल्लाह चंद दिनों में या चंद महीनों में अपना एक ब्रांड लॉन्च करके मार्केट में इसका आटा मुतारफ़ करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम मौजूद हैं जी तहकीकाती इदारा बराए मकई एंड ज्वार, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद खान साहब जो कि यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट हैं। अब इनसे बात करते हैं इनकी कौन कौन सी वैल्यू एडिशन मसनूआत बनाई जाती हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आप आज ज्वार के ऊपर इतनी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू में आपने हमें ज्वाइन किया। तो बताइए कि कौन कौन सी वैल्यू एडिशन मसनूआत जो है इसकी बनाई जाती हैं ज्वार की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये बता दूँ, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में किसानों को या आम बंदे को इतना ही पता है कि चरी या ज्वार जो है एक फॉडर क्रॉप है, जबकि दुनिया में ऐसा है नहीं है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो उसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपने सवाल भी बहुत अच्छा किया। तो इसमें यह है कि इसमें बहुत से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, जैसे एक सोरगम का जो है या चरी का जो आटा है, दानों का आटा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बिस्किट बनते हैं। इसके आटे को ग्राउंड नट का जो ब्लेंड बना के तो जो न्यू बॉर्न बेबी हैं दुनिया में उसको दिया जाता है, जो कि ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो लेडीज़ हैं खासकर बर्थ के बाद, उनके लिए फूड बहुत अच्छी है। इसका दूध का सोर्स बनता है इससे। तो ये तो है ह्यूमन के लिए। बाकी इसको हम जो है बर्ड की फीड और एनिमल फीड, लाइफ स्टॉक की फीड के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इससे हम एथनॉल भी बन सकती है और ब्यूरीन भी बन रही है। तो बहुत सारे बिवरेजेस बन रहे हैं। तो हम सिर्फ इसको फॉडर क्रॉप के तौर पे ले रहे हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। साथ साथ इसकी हम एडिशनल देखें तो इसकी और भी वैल्यू है कि फार्मास्यूटिकल में बहुत सी मेडिसिन बन रही हैं इसकी, और कॉस्मेटिक के फील्ड में जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें इसका बहुत अच्छा यूज़ है। तो हम इसको ये चीज़ें इंडस्ट्री लगा के छोटी मोटी, तो इसको हम इससे बहुत ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी कमा सकते हैं और लोकली भी हम ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करा के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं कि जो ज्वार है या जिसको सोरगम्स है, दुनिया इसका पोटेंशियल कितना ले रही है, और पाकिस्तान में जो पोटेंशियल अगर नहीं लिया जा रहा है उसके रीजंस क्या हैं, इसकी क्या वजूहत क्या हैं? इसमें इसकी वजूहत तो कॉमन ही है, सभी को पता ही है, लेकिन हमारे अंदर विल नहीं है। R&D को हमने इग्नोर किया हुआ है, जबकि दुनिया में बहुत सारा GDP का शेयर जो है वो R&D पे खर्च किया जाता है। इसमें R&D की ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि ये जो सेंचुरी चल रही है ये एग्रीकल्चर की और फूड सिक्योरिटी की सेंचुरी है। इसमें हमें इसकी तरफ अब इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं कि अगर ध्यान ना दिया तो हम शायद फूड के हवाले से भी पीछे चले जाएं बहुत, और फूड के क्राइसिस शुरू हो जाए, जो कि पहले से ही हम माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि नई भर्तियां नहीं हो रही, नए साइंटिस्ट नहीं भर्ती हो रहे, जो नॉन गेस्टेड स्टाफ है वो भर्ती नहीं हो रहा।
जिस वजह से और प्रेशर काम का बढ़ रहा है डे बाई डे, तो ये लिमिटेशंस हैं। हंगामी बुनियादों पे हमें ज़रूरत है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन पे बात करें। मैं समझता हूँ किसान का पाकिस्तान जो हमारा प्रोग्राम, इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि हम एग्रीकल्चर की हाई वैल्यू जो इसके प्रोडक्ट हैं, इसकी वैल्यू एडिशन है, इसको हाईलाइट करें। तो इसकी कौन सी ऐसी जो है ना इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं सोरगम्स के, जिसको आप समझते हैं इसको हाईलाइट होना बड़ा ज़रूरी है? देखिए जी, जो हमारा सिनेरियो है पाकिस्तान में, जो किसान है वैसे ही फिनंशियली बहुत नीचे चला गया, चूँकि उसको अपनी क्रॉप की जो वैल्यू है या जो पैदावार है उसकी वो वैल्यू नहीं मिल रही। तो मैं किसान को यही तजवीज़ दूंगा कि यार अपने तौर पे छोटी मोटी इंडस्ट्री शुरू करे, ताकि आप ये जो मल्टीग्रेन का कंसेप्ट है, मल्टीग्रेन आटे का कंसेप्ट है, उसमें आप खुद से शुरू करें। अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो 2-4 मिल के दोस्त तो शुरू करें इस पे ये है कि ये जो चरी का दाने का आटा है इसमें ग्लूटेन नहीं है, ग्लूटेन फ्री है। और ये जो मैदे के पेशेंट हैं हमारे कंट्री में, जो गंदम का आटा खा के ना तकरीबन 3 मिलियन लोग हैं, तो ये बड़ी सीरियस डिजीज़ होती जा रही है। तो इसको हम कम करने के लिए इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप इसमें आगे आए। मैं कहता हूँ कि आप बजाय कि अपना जो पैदावार है उसको मार्केट में लिए फिरते हैं, कोई आपको पैसा देता नहीं है, तो इसमें आप जो छोटा मोटा ग्राइंडर लगा के इन 3-4 चीज़ों का आटा बना के, मसलन 10 किलो आप गंदम का आटा लें, फिर उसमें 5 किलो मकई का बनाएं, 2-3 किलो जो है ये चरी का डालें, बीच में जौ का डालें 2-4 किलो, तो ये मल्टीग्रेन का आटा बन जाएगा। तो इसको आप छोटी मोटी 5-5 या 10-10 केजी की अच्छी पैकिंग करके तो इसको मार्केट में लाएं। एक तो ये होगा कि आपकी जो पैदावार है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको टाइमली सारी चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें किसान भाई अपना जो मल्टीग्रेन आटा है उसका आप अपना ब्रांड भी रजिस्टर करा सकते हैं, ब्रांड लॉन्च करके तो उसका ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें आप जो हमारी घरेलू औरतें हैं, देहाती औरतें हैं, उसको बीच में एंगेज कर सकते हैं और इस तरह वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी बेहतर होगा। तो साथ साथ ये है कि इसमें आपकी अर्निंग बढ़ेगी, लोकली तौर पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल। अभी मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर साइमा अजीमी साहिबा, जो कि अल्टरनेट मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। लास्ट प्रोग्राम में जब इनसे हमने बात की तो इन्होंने किचन फार्मेसी की बात की और हमारे लिए बड़ी चौंका देने वाली बात है कि किचन फार्मेसी भी एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो आज सोरगम प्रोग्राम में ज्वार के बारे में देखते हैं कि डॉक्टर साहिबा की किचन फार्मेसी हमें क्या कहती है। जी डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो डिस्कवर पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, ना सिर्फ किसान को बल्कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे भी डिस्कस की जाती है। तो किचन फार्मेसी के हवाले से जब हम सोरगम ज्वार की बात करें तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये मिलेट्स में आती है और मिलेट्स हमेशा से इंसानी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन रहे हैं। और जो ज्वार है इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, ये हाई इन फाइबर है, इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, उसके अलावा इसमें फास्फोरस पाया जाता है। ये सारे विटामिन्स मिलके हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमारी किचन फार्मेसी में हम ये रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को और बाकी लोगों को कि हमारी किचन में ज्वार को लाजमी होना चाहिए। दिन में 1 मरतबा इसकी रोटी बना के सबको खानी चाहिए, क्योंकि ये इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है और फ़ाइबर अच्छी मिकदार में होने की वजह से ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को हम और ज़्यादा मतलब समझते हैं कि ये बेहतर। और दूसरी सबसे इसकी अहम बात है कि ये ग्लूटेन फ्री है। जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि वो ज्वार की रोटी लाजमी खाएं। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि किचन फार्मेसी में हमारे किचन में ज्वार लाजमी होना चाहिए। जैसे गंदम का आटा हम हर किचन में मौजूद है, इस तरह ज्वार का आटा भी हर किचन में मौजूद होना चाहिए। किन किन बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत सेफ होता है और बड़ा बल्कि इनको फ़ायदेमंद होता है किन बीमारियों के लिए? जिनको ग्लूटेन एलर्जी है उनके लिए सबसे बेहतरीन है। दूसरा ये है कि ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए और उनको मजबूत रखने के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है
और इस जब शुगर के पेशेंट्स इस रोटी को इस्तेमाल करते हैं, उनकी शुगर उस तरह इंक्रीज़ नहीं करती जैसे गंदम की रोटी खाने से होती है। और जब हम जवार की मज़ीद इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं तो ये हार्ट डिज़ीज़ में जैसे हमें दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों से हमें प्रिवेंट करता है। और कोलेस्ट्रॉल को साफ ज़रा जो चीज़ हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन है वो कोलेस्ट्रॉल को भी अंडरस्टूड है, वो कंट्रोल रखेगी, शुगर को भी कंट्रोल रखेगी, तो ये बहुत बेहतरीन है। और इसकी सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये हाई इन फाइबर है और लो इन कैलोरीज़ है। और यानी वेट लॉस के लिए जिन लोगों ने अपना वज़न घटाना है और वीकनेस भी ना हो उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है जवार की रोटी। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं इसकी जो सोरगम्स जो शुगर है वो किस तरह हमारी इंसानों के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है या दूसरी चीनी से किस तरह मुख्तलिफ है ये सारी? इसकी चीनी बनती है जवार से, वो बहुत बेहतरीन है क्योंकि वो कम प्रोसेस्ड होती है और कम प्रोसेस्ड होने की वजह से उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स रह जाते हैं और ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है। ये शुगर पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये शुगर लेवल को एकदम इंक्रीज़ नहीं करती, यानी अगर वो दूसरी प्रोसेस्ड शुगर लेंगे उसके मुकाबले में अगर ये सरगम शुगर हमारे पास अवेलेबल हो तो ये उससे सेफ़ उसमें आ जाती है, उसकी निस्बत सेफ़ में आती है। तो थोड़ा सा आप बता दें कि सोरगम्स को किस तरह हम अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, इजी टू जो है ना इंटेक्स किस तरह की जा सकती, कौन कौन सी चीज़ें हम घरों में इसको आराम से इस्तेमाल करें। गंदम का रिवाज तो हम 3 टाइम रोटी खाने का अब आया ना, पहले हमारे फोरफादर्स जो वो मिलेट्स का इस्तेमाल करते थे, उनकी सेहत और उनकी उम्रें एवरेज एज अब की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर थी और ज़्यादा थी। तो अब हम दोबारा वापस उन सब चीज़ों पे आ रहे हैं, मिलेट्स पे आ रहे हैं, तो जवार उनमें एक बेहतरीन है। इसको डेली हमें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए और डेली एक मतलब रोटी कम से कम एक रोटी ज़रूर लेनी चाहिए। और शुगर के पेशेंट्स अगर ये रोटी खाएं तो वो सेफ़ यानी एनर्जी भी उनकी मेंटेन रहेगी और वो एक सेफ़ मतलब रोटी खा रहे हैं, उनका रोटी का शौक़ भी पूरा हो जाएगा और उनकी हेल्थ भी अच्छी बेहतरीन रहेगी। जी तो नाज़रीन आपने देखा कि सोरगम यानी जवार जो है इसको हमारे किसान सिर्फ सब्ज़ चारे और साइलेज के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम देखें इसका इंडस्ट्रियल यूज़ किया जाए, इसको ग्रेन में कन्वर्ट किया जाए, जिस तरह बाकी ममालिक में इसकी बहुत सी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, इससे आटा हासिल होता है, इससे चीनी बनाई जाती है, इससे बायोफ्यूल एनर्जी हासिल की जाती है, इसी तरह हमारे मुल्क में इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट पे काम किया जाए तो ना सिर्फ ये जो फसल है हमारे किसान की किस्मत बदल सकती है, बल्कि इसके साथ साथ हमारी ज़रूरी मैशत को सहारा देने में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।